जो आज की स्टोरी है वो आयशा और जानवी नाम की दो लड़कियों की है जो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये स्टोरी एक सच्ची घटना है, क्योंकि ऐसा होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा है। आज की ये स्टोरी अर्जुन नाम के लड़के ने शेयर की है और मैं भी चाहता हूँ आप इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। आपके क्या ओपिनियन है, आप इन घटनाओं के लिए क्या सोचते हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। और इसीलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन चंडीगढ़ से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई अतुल था। चारों के चारों गवर्नमेंट जॉब करते थे। एक वेल सेटल फैमिली थी और सभी खुशी खुशी लाइफ जी रहे थे। और टाइम बीतता है। अर्जुन के माता पिता एक दिन सोचते हैं कि अर्जुन के बड़े भाई अतुल के लिए एक लड़की ढूंढ ली जाए। फिर वो सभी अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं अगर कोई भी लड़की वाला लड़का ढूंढ रहा है तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना, क्योंकि हम भी अतुल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। थोड़ा टाइम बीतता है तो उनको आयशा नाम की एक लड़की मिलती है जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसके पीछे का कारण था, एक तो पहाड़ों में रहती थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, जैसी चाहते थे एज इट इज वैसी लड़की उनको मिल जाती है। फिर वो लड़की वालों के साथ शादी की बात करते हैं और थोड़े टाइम बाद अतुल और आयशा की शादी हो जाती है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आयशा के बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आयशा उत्तराखंड के एक गांव से बिलोंग करती थी और स्टडी के बाद ऐसा एक दो बार हुआ होगा कि आयशा कहीं घूमने आउट ऑफ स्टेट गई हो। अब तक की सारी जिंदगी उसने गांव में अपने घर में ही बिताई थी और वहां ही उसकी जानवी नाम की एक बेस्ट फ्रेंड रहती थी जो उसके घर के पास ही थी। और उन दोनों की दोस्ती की मिसाल सारा गाँव देता था, क्योंकि वो कहते थे ये सकी बहनों से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करती है। इन्होंने साथ में बचपन बिताया, साथ में बड़ी हुई, स्कूल और कॉलेज लाइफ साथ में कंप्लीट की। जहाँ भी जाती थी एक दूसरे के साथ जाती थी और एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार थी। थोड़े टाइम के बाद आयशा की अतुल के साथ शादी हो जाती है। फिर वो उत्तराखंड से चंडीगढ़ मूव ऑन हो जाती है। और आयशा शादी के बाद अपने गांव साल में एक दो बार आती थी, अपने माता पिता को भी मिल लेती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड जानवी को भी। थोड़ा टाइम बीतता है, जानवी को भी रिश्ते आने लगते हैं। उसके माता पिता तो थे नहीं, तो उसके चाचा चाची की जिम्मेवारी थी। फिर उसका चाचा अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जानवी शादी के बाद अपने गांव लौटकर नहीं आई और आयशा और जानवी की बात फोन पर ही होती थी जो धीरे धीरे कट ऑफ होती गई। दोनों ही अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी हो जाते हैं और उन दोनों को कुछ नहीं पता था कि एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। कोई जिंदा है, कोई मरा है, कोई बीमार है, कुछ नहीं पता था। दोनों ही अपनी शादीशुदा लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी। थोड़ा टाइम बीतता है, आयशा के बेबी हो जाता है और बेबी के 4-5 महीनों बाद आयशा एकदम से बीमार पड़ जाती है और घर वालों को लगता है कि एक नॉर्मल सा फीवर है, इसको मेडिसिन दे देते हैं और ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन भर दिन आयशा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर भी इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन दे जाता है, लेकिन उसकी तबीयत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दिन भर दिन उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। फीवर तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर डॉक्टर उसकी फैमिली को कहता है इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो फैमिली अगले ही दिन आयशा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और हॉस्पिटल की रात जो उसने हॉस्पिटल में बितानी थी, उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसको ऐसे डरावने सपने आते हैं। एक लड़की को कोई मार रहा है और अंदर आकर वो पंखे के साथ लटक जाती। उसको फेस वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, वो लड़की कौन थी और उसको कौन मार रहा है। बस उसे इतना ही दिख रहा था कि वो एक विंडो में खड़ी देख रही है, एक लड़की को बहुत ज्यादा पीट रहा है और वो अंदर आती है और एकदम से पंखे के साथ लटक जाती है। तो इसके बाद आयशा एकदम से नींद से उठ जाती है और घबराने लगती है और अपने पति को आवाज मारती है। उसका पति बाहर कॉरिडोर में बैठा था और वो भागकर आता है और कहता है तुम इतनी जोर जोर से चला क्यों रही है, क्या बात है। तो आयशा फिर अपने पति को कहती मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसे ना फियर से सपने आ रहे हैं भी एक लड़की को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है और अंदर आकर वो एकदम से पंखे से लटक जाती है। तो मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वीकनेस तो पहले से थी तो उसका फीवर और ज्यादा बढ़ जाता है, ऊपर से वॉमिटिंग, चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो फिर उसका पति भागकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर आते हैं, उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और रात बीत जाती है। लेकिन अगले दिन आयशा के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे लगता है कि जहाँ पर भी वो है वहाँ पर कोई तो है। उसे कॉन्टिन्यूसली फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई तो है। जब पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसको कुछ नहीं दिख, साइड पर देखती है लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। वो ना एकदम से इतना डरती है तो ना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आयशा अपने आप से डरने लगती है। उसे लगता है कि इस कमरे में कोई तो है जो उसे देख रहा है और चारों तरफ रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगती है। इसके बाद आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है
और जोर जोर से चलाने लगती है। तो फिर बाहर से उसके सास ससुर और उसका पति भाग कर आते हैं। तो वो कहते हैं आयशा तुम फिर से इतना ज्यादा क्यों चला रही हो, रो क्यों रही हो, बात तो बताओ क्या हुआ है। तो आयशा बोलती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कमरे में कोई तो है जो मुझे देख रहा है, वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है भी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कोई तो है। तो चारों तरफ रोने और चीखने की आवाजें आ रही है और मुझे डरावने से सपने आ रहे हैं, मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। तो उसके सास ससुर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तू बीमार है, तुम्हारे साथ ऐसा तभी हो रहा है। फिर वो कहते हैं कोई लोहे की चीज खंजर वगैरह या हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखकर सो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रख लेती है लेकिन कॉन्टिन्यूसली उसको ऐसा ही लग रहा था कि उसके पीछे साइड पे या उस कमरे में कोई तो है जो उसे देख रहा है। फिर वो मेडिसिन लेकर सो जाती है लेकिन फिर वैसा ही होना चालू हो जाता है। उसे डरावने से सपने आते हैं, एक लड़की को मार पड़ रही है, अंदर आती है और वो पंखे के साथ लटक जाती है। ऐसा सेम उसके साथ हो रहा है और रोने चलाने की आवाजें आ रही हैं। वो फिर नींद से उठ जाती है और चलाने लगती है, फिर ना रोने लगती है, बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा रोती है, चलाती है मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी। फिर उसके सास ससुर रियलाइज करते हैं इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है, इसको कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही और ऊपर से इसको डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम कोई पूजा और रस्म भूल रहे हैं जिसकी वजह से इसके पीछे कोई लग गया है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने गाँव अपने भगवान के पास वापस जाना चाहिए। फिर वो अगले ही दिन कुछ मेडिसिन लेकर आयशा को अपने गाँव ले जाते हैं और मंदिर में जाते हैं और पंडित को सब कुछ बता देते हैं। फिर ना पंडित एकदम से मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जब मंत्र शुरू होता है ना आयशा जोर जोर से रोती है, चलाती है, कॉन्टिन्यूसली रोती जा रही है, रोती जा रही है, चलाती जा रही है। कभी अपने सास ससुर के गले लगकर, कभी अपने पति के गले लगकर 1-2 घंटा वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। पंडित सवाल कर रहा है लेकिन आगे से वो कोई भी एक्शन नहीं कर रही, कोई भी जवाब नहीं दे रही, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। तो उसके सास ससुर पंडित को कहते हैं ऐसे तो इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये बोल क्यों नहीं रही, जवाब क्यों नहीं दे रही, रोई जा रही है, हमें कुछ बताओ। तो फिर पंडित एकदम से बोलता है इसके पीछे ना इसके कोई मायके का लगा है और इसको इसके मायके ले जाओ और वहां जाकर इनके भगवान की पाठ पूजा करो और मुझे विश्वास है कि वो इसका पीछा छोड़ देगा। ऐसा सुनते ही सास ससुर और उसका पति एकदम से शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं इसके पीछे ऐसा क्या लगा है। तो पंडित कहता है मैं गारंटी देता हूँ इसके पीछे इनके मायके का ही कोई है और जब तक आप उधर जाकर उनके भगवान की पूजा नहीं करोगे तब तक वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो इसके पीछे बहुत गंदे तरीके से पड़ा हुआ है, तो आपको अर्जेंट वहां जाना पड़ेगा। तो पंडित की बात सुनते ही उसके सास ससुर आयशा की फैमिली को कॉल करते हैं और सारी बात बता देते हैं। फिर अगले दिन आयशा को उसके मायके लेके जाया जाता है जहाँ पर एक पूजा की तैयारियां हो रही थी, बहुत बड़ा सेटअप था, 10-20 पंडित आए हुए थे। फिर आयशा को उस पूजा के मंडप में बैठा दिया जाता है। फिर सभी पंडित अपने भगवान की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही भगवान की पूजा स्टार्ट होती है आयशा एकदम से चिल्लाने लगती है, फिर से रोने लग जाती है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। कभी अपने मम्मी पापा के गले लगकर, कभी अपने चाचा चाची और कभी अपने बड़े भाई के गले लगकर रोती जा रही है, रोती जा रही है, चिल्ला रही है। पंडित चावल वगैरह भी उसके ऊपर फेंकते हैं, सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, इसके पीछे क्यों लगी हो, लेकिन वो आगे से कुछ नहीं बोल रही, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, चिल्ला रही है। और जब पूजा खत्म होती है तो सभी पंडित ना एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं और बीच में आयशा को बिठा देते हैं और सारी फैमिली को कह देते हैं आप शांत हो जाओ। और जैसे धीरे धीरे पंडित मंत्र पढ़ते हैं आयशा धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो फिर पंडित उससे सवाल करता है तुम कौन हो, इसके पीछे क्यों लगी हो। तो आयशा एकदम से बोलती है मैं जानवी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे मारा गया, मुझे मरना पड़ा, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत तड़फ रही हूँ। और जब जानवी का नाम आता है तो सारी फैमिली एकदम से चौंक जाती है और कहते हैं जानवी तो अभी जिंदा है, वो अपने ससुराल में खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रही है, तो ये जानवी का नाम क्यों ले रही है। तो फिर आयशा से जानवी बोलती है मैं जानवी ही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मारा गया जिसकी वजह से मैं तंग आकर ने आत्महत्या कर ली है और मुझे मुक्ति नहीं मिली है और वो मेरे बेबी को भी बहुत ज्यादा तड़फा रहे हैं। फिर पंडित आगे से सवाल करते हैं तुम आयशा को कब छोड़ोगी। वो कहती है जब तक मेरा बेबी सेफ नहीं है तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। कॉन्टिन्यूसली बोल रही है वो मेरे बेबी को मार देंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और मुझे मुक्ति नहीं मिली है, जब तक मेरा बेबी सेफ नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ना जानवी की फैमिली उसके मायके आसपास फोन लगाकर पूछते हैं कि जानवी कैसी है। फिर गांव वाले सभी बताते हैं उसने ना आत्महत्या कर ली है और ये बात सुनकर सभी एकदम से दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया। और जो पंडित थे वो जानवी की आत्मा से प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को सही सलामत एक सेफ जगह पर ले आएंगे, तुम इसका पीछा छोड़ दो। लेकिन वो जोर जोर से चलाती है कि जब तक मेरा बच्चा सेफ नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो ऐसा सुनते ही उसकी फैमिली भी उससे प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हारे बच्चे को सही सलामत घर में ले आएंगे और आयशा को छोड़ दो और तुम्हें हम मुक्ति दिला देंगे। और ऐसा सुनते ही आयशा एकदम से नीचे गिर जाती है और जो जानवी थी वो आयशा का पीछा छोड़ देती है और जो पूजा थी वो खत्म हो जाती है। तो उसी रात जो आयशा का बड़ा भाई होता है वो अपनी सारी फैमिली को लेकर जानवी के ससुराल पहुंच जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उधर केस वगैरह चल रहे हैं कि जो जानवी है उसने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। लेकिन फैमिली को सब कुछ पता होता है और वो गुस्से में होती है और वो भी जाकर केस कर देते हैं कि इन्होंने हमारी बच्ची को बहुत ज्यादा पीटा, उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और ये सारे सबूत वगैरह दे देते हैं और जो केस था वो जानवी की फैमिली जीत जाती है और जानवी के ससुराल वालों को कई सालों की कैद हो जाती है। और उसके बाद जो बच्चा था वो आयशा के बड़े भाई को दे दिया जाता है और आयशा धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाती है और एकदम से ठीक हो जाती है। और वो बच्चा आज भी आयशा के बड़े भाई के पास रहता है। और बाद में पता चलता है कि जिस दिन आयशा को उस लड़की के सपने आ रहे थे करीब उसी टाइम जानवी की डेथ हुई थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलो।